मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज करे थे। ईयर जो अपने पास है वो 2002 है। 2001 के क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। आज जो करेंगे वो पार्ट 1 करेंगे, थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा है। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया, फर्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया विद इट्स स्पिरिट ऑफ द स्वदेशी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनमें से पूछा कि इनमें से कौन सा नॉट करेक्ट है, गलत कौन सा है। और यहाँ पे किसके बारे में बात करी गई, एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट के मूवमेंट के बारे में बात करी गई जो इंडिया में चला था, किसके स्पिरिट में, स्वदेशी मूवमेंट के स्पिरिट में। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करी गई है लियाकत हुसैन लीड द मुस्लिम पीजेंट्स ऑफ द बैरिसाल इन देयर एजुटेशन। अब यहाँ पे ये जो लियाकत हुसैन है, ये देखो ये वाला स्टेटमेंट सबसे पहला तो गलत है कि जो क्योंकि है ना, जो लियाकत हुसैन थे ना, ये मुस्लिम लीग के एक लीडर थे। मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि ये प्रोमिनेंट मुस्लिम लीग के लीडर थे और जो लेटर है ना फर्स्ट पीएम बने थे किसके, पाकिस्तान के। और ये बैरिसाल के जो मूवमेंट है उससे रिलेटेड नहीं थे। तो लियाकत हुसैन ये वाली चीज़ गलत हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि बैरिसाल मूवमेंट क्या था। तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो बैरिसाल मूवमेंट नहीं था, एक तरह से मैंने यहाँ पे भी लिख रखा बैरिसाल मूवमेंट सेंटेंस से मैच करने की षड्यंत्र केस था। इसमें क्या हुआ था, ये 1913 के अंदर चला था, 1913 के अंदर। यहाँ पे 44 बंगालियों के खिलाफ मुकदमा चला था और उन पर आरोप ये लगा था कि उन्होंने जो राज्य है, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिशर्स है, उनके खिलाफ विद्रोह भड़काने की योजना का आरोप था। मतलब बैरिसाल मूवमेंट या फिर बैरिसाल षड्यंत्र केस जो 1913 के अंदर चला था, उसमें 44 बंगालियों पे ये मुकदमा लगाया गया था कि इन्होंने अशांति फैलाने की कोशिश करी है, विद्रोह को भड़काने की कोशिश करी है। ठीक है। और इसके अंदर जो किसके नेतृत्व में हुआ था, ये हुआ था त्रिलोक नाथ चक्रवर्ती और प्रफुल्ल चंद्र गांगुली। देखो जो बंगाली है ना, बंगाली का सरनेम भी देखोगे ना, यहाँ पे पेपर के अंदर ये चीज़ हेल्प आती है। जैसे कोई मूवमेंट है तो आपको नाम चेक करना है, तो देखो ये तो किसका है, चक्रवर्ती और गांगुली, सौरभ गांगुली, तो वो बंगाल के साइड के हैं। बस ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना माइंड में, 1% कहीं हेल्प कर जाए तो। लेकिन आपको ये याद रखना है कि बैरिसाल मूवमेंट अगर पूछा गया है तो उससे कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, त्रिलोकीनाथ चक्रवर्ती और प्रफुल्ल चंद्र गांगुली। अब यहाँ पे देखो एक और चीज़ बताती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अमृता बाजार पत्रिका, जो कि मोतीलाल घोष के द्वारा है। ये स्टार मार्क करके कहीं लिख लो, कभी पूछ ली गई तो ये किसके द्वारा संपादित करी जाती थी। तो ये जो बैरिसाल मूवमेंट है ना, तो इसका लेख यहाँ पे ना डेली प्रकाशित होने लग गया अमृत बाजार पत्रिका में। तो जब अमृत बाजार पत्रिका में होने लग गया तो कारण बताओ नोटिस भेज दिया गया था मोतीलाल घोष को। लेकिन फिर बाद में जो सुप्रीम कोर्ट था या फिर वहाँ का जो उच्च न्यायालय था, मतलब जो हायर कोर्ट था, उसने ये चीज़, क्योंकि उस टाइम एक ही कोर्ट, मतलब था कोर्ट का वो हायरार्की नहीं थी, वो स्टैंडर्ड वाली ना। तो बस ऐसा समझ लो, वहाँ का जो उच्च न्यायालय था, जब से हाईएस्ट कोर्ट था, उसने क्या बोला, वो ये जो कारण बताओ नोटिस भेजा गया था मोतीलाल घोष को, वो वापस ले लिया था। लेकिन अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बैरिसाल मूवमेंट को या फिर बैरिसाल जो षड्यंत्र केस हुआ था उसको कौन सी पत्रिका में प्रकाशित किया गया था और किसके द्वारा, तो याद रखना अमृत बाजार पत्रिका और मोतीलाल घोष के द्वारा। अब नेक्स्ट वाला देखो, तो हमसे पूछा है नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट में आंसर ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अब लेकिन आगे वाले चेक कर लेते हैं। In 1889 द स्कीम ऑफ नेशनल एजुकेशन वॉज फॉर्मुलेटेड बाय सतीश चंद्र मुखर्जी। तो ये चीज़ सही है कि सतीश चंद्र मुखर्जी वो प्रोमिनेंट एजुकेशनिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे और जो प्रमोट करना चाहते थे एजुकेशन अमॉन्ग द मासेस। तो ये वाली चीज़ सही है। अब देखो, द बंगाल नेशनल कॉलेज वॉज फाउंडेड इन 1906 बाय द अरबिंदो एज अ प्रिंसिपल। ये वाली बात भी सही है कि 1906 के अंदर बंगाल नेशनल कॉलेज बनाया गया था, जिसके सबसे पहले जो प्रिंसिपल थे वो कौन थे, अरबिंदो घोष। और इन्होंने ही ये कॉलेज की स्थापना करी थी 1906 में, ये ध्यान, 1906 के अंदर। अब नेक्स्ट लास्ट वाला ऑप्शन क्या दे रखा है को, टैगोर प्रीच द कल्ट ऑफ आत्मशक्ति, द मेन प्लांक ऑफ विच वॉज सोशल एंड इकोनॉमिक रीजनरेशन ऑफ द विलेज। तो बस ये बात तो देखो, ये वाली जो टैगोर थे, जितने भी लीडर्स थे, इन्होंने आत्मशक्ति, अपने आप को, अपने स्वदेशी, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा था। तो ये वाला जब एलिमिनेशन भी करना हो तो नॉर्मली पॉजिटिव चीज़ है। और टैगोर जो थे वो पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं एक तरह से, अगर इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट में देखा जाए या फिर लिटरेचर वगैरह से भी देखा जाए। तो इसलिए इसमें आत्मशक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, ये चीज़ पॉजिटिव, ये चीज़ क्या होगी, सही हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब आंसर तो वैसे इसका ए ही है, लेकिन ए क्योंकि हमसे नॉट करेक्ट पूछा था तो नॉट करेक्ट ए है, लेकिन ये तीनों जो ऑप्शन है वो सही है और ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो अब आपको इस ऑप्शन से ये पता लग जाना चाहिए कि बंगाल नेशनल कॉलेज, बैरिसाल मूवमेंट, सतीश चंद्र मुखर्जी और यहाँ पे टैगोर की आत्मशक्ति, ये वाला भी नहीं लिखोगे तो ये चीज़ें दोनों पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, विथ रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे फिर हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, हाकिम अजमल खान वॉज वन ऑफ द लीडर टू स्टार्ट अ नेशनलिस्ट एंड मिलिटेंट अरहर मूवमेंट क्या है, अभी इस चीज़ के बारे में पढ़ लो, फिर उसके बाद हाकिम अजमल खान के बारे में बात करेंगे। देखो
ये 1910 के अंदर। देखो एक जगह मैंने देखा था ये 1910, एक जगह ये 1919 था। विकिपीडिया पे 1919 है, एक बार इस चीज़ को कंफर्म कर लेना, ठीक है। यहाँ पे इस मूवमेंट से कौन जुड़े हुए थे? मौलाना मोहम्मद अली, हाकिम अजमल खान, हसन इमाम, मौलाना जफ़र अली खान और मजहर उल हक, ठीक है। इनका पर्पस क्या था? अपोज करना था लॉयलिस्ट पॉलिसी ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट। ये अलीगढ़ मूवमेंट के अपोज में थे। ये मुस्लिम्स जो थे उनके अंदर रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट दिया था अपना। मेंबर एडवोकेटेड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट में सपोर्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, तो कांग्रेस के साथ मिलकर काम करा था। हकीम अजमल खान, C.R. दास एंड द लीडर ऑफ द अरहर मूवमेंट वर अगेंस्ट द लखनऊ पैक्ट। जो लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 के अंदर, ये भी उसके अगेंस्ट थे, तो ये चीज़ भी मार्क कर लेना। पूछ लिया जाता है कि कौन किसके अगेंस्ट था। तो ये चीज़ हो गई अपनी, तो यहाँ पे ये वाली अपनी सही है। अब देखो व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म, सैयद अहमद खान अपोजिट। तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी 1885 के अंदर, तो उसका अपोज कर रहा था सैयद अहमद खान ने। तो ये चीज़ एकदम सही है। क्यों सही है? देखो इन्होंने ऐसे बोला था, नॉट वर्क टूवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ द मुस्लिम्स। सैयद अहमद खान का ये मानना था कि जो कांग्रेस है ना, वो हिंदुओं की पार्टी है और वो जनरली जो काम करेगी वो हिंदुओं के लिए करेगी, वो मुस्लिम का अपलिफ्टमेंट करने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं करेगी। तो उन्होंने एग्जांपल देखिए ये बात बताई थी कि कांग्रेस ने डिमांड करी है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। और उस टाइम पे पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा थी? हिंदुओं की। और अभी भी किसकी ज़्यादा है? हिंदुओं की। मेजोरिटी तो उन्हीं की है हमेशा से। तो उन्होंने बोला था कि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो किसके साथ पे मांगा? पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन में मेजोरिटी कौन थे? हिंदू। तो हिंदू ही आगे बढ़ेंगे, जो मुस्लिम्स हैं वो पीछे रह जाएंगे, उनका अपलिफ्टमेंट नहीं होगा। इसलिए सर सैयद अहमद खान ने नेशनल कांग्रेस जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका अपोज करा था। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। फिर देखो द ऑल इंडियन मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन 906 vehemently अपोज्ड द पार्टीशन ऑफ द बंगाल एंड सेपरेट इलेक्टोरेट। तो ये चीज़ गलत है। अपोज नहीं करा था उन्होंने, सपोर्ट करा था पार्टीशन ऑफ द बंगाल। आपको ये चीज़ पता होगी क्योंकि उन्होंने बोला था कि उनको मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम जो क्षेत्र है वो मिल जाएगा, जहाँ पे मेजोरिटी होगी मुस्लिम की। तो वो लोग तो अंग्रेज के वैसे भी इस बात में फेवर में थे। तो ये स्टार मार्क कर लेना कि जो मुस्लिम लीग थी, उसने क्या करा था? सपोर्ट करा था पार्टीशन ऑफ बंगाल को और सेपरेट इलेक्टोरेट सबसे पहले मुस्लिम को तो दिया गया था। तो ये चीज़, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। और हमसे नॉट करेक्ट पूछा, तो नॉट करेक्ट में आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। नेक्स्ट वाला देखो, मौलाना बरकतुल्ला एंड मौलाना अब्दुल्ला सिंधी वर अमंग दूज हु फॉर्म्ड अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन काबुल। ये चीज़ सही है। देखो ना, ब्रिटिश से बदला लेने के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है कि मौलाना अब्दुल सिंधी जो थे ना, वो ना अफगानिस्तान चले गए थे और इनके शिष्य वगैरह अफगानिस्तान चले गए थे ये लोग। और नहीं, अफगान से वहाँ के जो वो था रूलर था, उससे सपोर्ट लेकर आना चाहते थे यहाँ पे ब्रिटिश के अगेंस्ट में। और इन्होंने इसलिए वहाँ पे जाके प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाते हैं काबुल के अंदर 1915 के अंदर। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबमिटेड इन 1875 a petition of the House of Commons demanding India's direct representation in the British Parliament। ऐसा कौन सा एसोसिएशन था जिसने हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर ये डिमांड करी थी कि इंडिया का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर? तो इसका आंसर हो जाएगा द इंडियन एसोसिएशन। इस चीज़ को याद कर लेना कि इंडियन एसोसिएशन जो था, जो बनी थी 1876 में, जिसके मेंबर थे, जिसको फाउंडेड करा था सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने वेस्ट बंगाल के अंदर। उन्होंने ये बात सामने रखी थी कि हाउस ऑफ कॉमन्स में ये डिमांड करी थी कि इंडिया का डायरेक्टली रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इंडिया का एक बंदा वहाँ पे आना चाहिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो ये चीज़ चाहिए। अब देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन और हैं, जिनको एक बार अपन वापस से चेक कर लेते हैं कौन कौन से हैं और कौन फॉर्म हुए थे। डक्कन एसोसिएशन बाल गंगाधर तिलक ने फॉर्म करा था, गोपाल गणेश आगरकर ने फॉर्म करा था 1884 पुणे के अंदर। जो मद्रास महाजन सभा है वो 1884 के अंदर वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू, इन्होंने फॉर्म करी थी। फिर पुणे सार्वजनिक सभा, ये तो सबको पता है कि 1867 में इसको। देखो एक और चीज़ बताती हूँ, पुणे सार्वजनिक सभा ना मोस्टली बहुत जगह ना ये महादेव गोविंद रनाडे लिखा हुआ है बहुत जगह, लेकिन एक जगह मुझे ये मिला कि गणेश वासुदेव जोशी भी है। तो कभी ऑप्शन में सपोज पूना सार्वजनिक सभा की फॉर्मेशन की किसने फॉर्म करी है, महादेव गोविंद रनाडे का नाम ना हो और वहाँ पे गणेश वासुदेव का हो, तो भी इसको सही मान लेना, ठीक है। देखो इनफॉर्मल तरीके से इन्होंने करी थी, फिर इन्होंने इनको उसकी फॉर्मल करी थी। तो इन दोनों में से जो भी नाम होगा उसको आंसर में होगा तो वो टिक कर देना 1867 में। और दोनों नाम कभी भी नहीं होंगे क्योंकि एग्जामिनर हमसे ज़्यादा समझदार है और वो हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, द रियल इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिश टू इंक्लूड द प्रिंसली स्टेट्स इन द फेडरल यूनियन प्रपोज्ड बाय द इंडियन एक्ट ऑफ 1835 वॉज। जो रियल इंटेंशन थी ना ब्रिटिश की कि प्रिंसली स्टेट्स को फेडरल यूनियन के अंदर
इंक्लूड कर लिया जाए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दिया गया था 1935 का, उस वो क्या था, मतलब उसके पीछे बेसिक रीज़न क्या था। तो ऐसा बोला गया है कि एक्सरसाइज मोर एंड डायरेक्ट पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उनको एक्सरसाइज करनी थी मोर डायरेक्टली, मतलब पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, तो ये तो गलत है। इन्वॉल्व द प्रिंसेस एक्टिविटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉलोनी, उनको इन्वॉल्व करना था प्रिंसेस को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉलोनी के लिए, ये चीज़ भी गलत है। फाइनली इफेक्ट द कंप्लीट पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टेक ओवर ऑफ ऑल द प्रिंसली स्टेट्स बाय द ब्रिटिश, ये चीज़ भी गलत है। प्रिंसली स्टेट्स को तो वो जब भी वो आए थे ब्रिटिश शियस पार्टीशन के लिए, तो प्रिंसली स्टेट्स के लिए तो वो कह रहे थे, क्योंकि उनको बोला था कि आपको ऑटोनॉमी, आपको इधर जाना है, आपको हमारे साथ रहना है, यही बात हमेशा चल रही थी। वैसे भी जो जैसे राजस्थान के अंदर देख लो आप, महाराजा सिंधिया के द्वारा का देख लो, 1857 के अंदर इन्होंने अंग्रेजों का ही साथ दिया था। तो मोस्टली जितने राजा महाराजा थे वो सारे अंग्रेजों के ही साथ थे, तो उनको कंप्लीट उनको ले लेंगे अंदर, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनका पार्टिसिपेशन हो जाएगा, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हो जाएगा, उनका पर्पस सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। लास्ट वाला ऑप्शन देखो, यूज द प्रिंसेस टू काउंटर बैलेंस द एंटी इंपीरियलिस्टिक डॉक्ट्राइन ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर, ये चीज़ सही है। वो बोलने वाले थे कि जो एक आधे भारतवासी तो ऐसे हैं जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं, और आधे ये जो मास मूवमेंट को लेके चल रहे पीजेंट वगैरह वो हमारे साथ, तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए कि आधे हमारे साथ हैं, आधे तुम इधर हो जिसको स्वतंत्रता चाहिए, और आधे इतने ऐसे हैं जो हमारे साथ रहना चाहते हैं। तो इस चीज़ को काउंटर बैलेंस करने के लिए उन्होंने उसको इंक्लूड कराने की बात कही थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो मोस्ट अप्रोप्रिएट, इनमें से सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढना होता है, और मोस्ट अप्रोप्रिएट का आंसर डी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आपको ये दे रखा है, क्वेश्चन लगाया गया, क्वेश्चन था इसमें मैच करना है लिस्ट वन और लिस्ट टू। यहाँ पे दे रखे हैं एक्ट्स ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और यहाँ पे प्रोविजंस दे रखे हैं कितने हैं। वापस से बोल रही हूँ, देखो वापस से कितनी बार बोल चुकी हूँ कि लक्ष्मीकांत का फर्स्ट वाला चैप्टर रट लेना, फिर उससे क्वेश्चन आ गया। देखो एक्ट ऑफ 1858, जिसको हम क्या कहते हैं, गुड गवर्नेंस एक्ट हुआ था, कब आया था, 1857 की क्रांति के बाद आया था। इसमें क्या हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार है वो किसको दे दिया गया था, ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था। पावर ऑफ टू गवर्न वाज ट्रांसफर फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, ये चीज़ सही है। तो सी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। तो सी का ऑप्शन थर्ड, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन। तो अब अगर हमें कट करना होगा तो मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन करूँगी, या फिर कट करना होगा तो बी और सी को कट कर दूंगी, और ऑप्शन होगा या तो सी, ए और डी। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, इसके अंदर तो ये वाला है, इसके अंदर बी है, बी का 4 है, इसका भी 4 है। एक बार चेक कर लेते हैं बी का। बी है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर सबसे पहला एक्ट आया था, द कंपनी डायरेक्टर्स वर आस्क्ड टू प्रेजेंट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल करस्पॉन्डिंग्स एंड डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। रेगुलेट करना शुरू करा था, उनसे मांग लिए थे सारे डॉक्यूमेंट्स, तो बी का भी सही है। अब हमें किस में से डिसाइड करना है, हमें ए और डी में से डिसाइड करना है, हमेशा से यही होता आ रहा है। तो अब देखो, चार्टर एक्ट 1813, ठीक है, सेट अप अ बोर्ड ऑफ अ कंट्रोल इन द ब्रिटेन टू फुली रेगुलेट द ईस्ट इंडिया, तो ये चीज़ इसका है पेट्स एक्ट का, ये इसका तो नहीं है ना। और यहाँ पे कि देखो, कंपनीज ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया वॉज एंडेड, ये का 2, ठीक है। तो हमारे पास ए का कितना हो गया, 2 हो गया, और डी का कितना हो गया, 1, क्योंकि आपको पता होगा कि पेट्स इंडिया एक्ट में क्या आया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, उससे पहले फिर आया था इसके अंदर क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाएंगे जिसके अंदर, और जिसके पास ये वाला पावर होगा, पॉलिटिकल पावर होगा, किसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, किसके पास रेवेन्यू पावर होगा। तो 4 या 5 पॉइंट्स हैं वो याद कर लेना, ईजी से हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना पेट्स एक्ट, बहुत ईजी थे, इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं दिए थे। तो अपना ये वाला पार्ट खत्म करते हैं, उसके बाद जो है आगे के क्वेश्चंस करेंगे पार्ट 2।